नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे, ताकि हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है अच्छे से हमें समझ आ सके। तो हम लोग देखेंगे पहले हाइपोथैलेमस एवं पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन के बारे में। हम लोग पता है कि बॉडी का जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड है उनको कंट्रोल करने का जो काम करता है कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो मास्टर ग्लैंड किसे कहता है? पिट्यूटरी को। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहेंगे? हाइपोथैलेमस को। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि एंटेरियर पिट्यूटरी यानी पिट्यूटरी ग्लैंड किस प्रकार हम लोग का इंडोक्राइन ग्लैंड जो गोनेड्स होता है उसको किस प्रकार कंट्रोल करता है और किस प्रकार गोनेड्स अपना हार्मोन स्रावित करता है, उनके फंक्शन को बारे में जानने से पहले हम लोग हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का कुछ फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस जो फ्यूज ग्रंथि का कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, वो रिलीजिंग एवं इनहिबिटिंग हार्मोन का सेक्रेशन के द्वारा कंट्रोल करता है इसको, एंटेरियर पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा तब जाके एंटेरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन निकालेगा। हाइपोथैलेमस अगर इनहिबिटिंग हार्मोन निकालेगा तो एंटेरियर पिट्यूटरी उस हार्मोन का स्रावन को रोक देगा, जिस कारण से ये एंटेरियर पिट्यूटरी जिस ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा था वो ग्लैंड अपना स्रावन को रोक देगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस प्रकार एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला एलएच एवं एफएसएच नाम का हार्मोन किस प्रकार गोनेड्स के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। गोनेड्स में आ जाएगा टेस्टिस आता है एवं ओवरी आता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार गोनेड्स, टेस्टिस एवं ओवरी एंटेरियर पिट्यूटरी के द्वारा कंट्रोल होता है एवं एंटेरियर पिट्यूटरी किस प्रकार जीएनआरएच के द्वारा कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन निकालता है जिसको कहता है जीएनआरएच। जीएनआरएच का फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है और ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा एंटेरियर पिट्यूटरी पर आता है। एंटेरियर पिट्यूटरी पर आने के बाद ये एंटेरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है जिसे कहता है एलएच एवं एफएसएच नाम का हार्मोन। ये एलएच एवं एफएसएच नाम का हार्मोन मेल के टेस्टिस में जाकर अपना फंक्शन करते हैं एवं फीमेल का ओवरी में जाकर अपना फंक्शन करते हैं। मीन्स टेस्टिस एवं ओवरी जो अपना फंक्शन करेगा इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेशन को रिलीज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा? हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा एलएच एवं एफएसएच हार्मोन को स्रावन को बनाने के लिए, एवं एलएच एवं एफएसएच रिस्पॉन्सिबल होता है गोनेड्स से उनका हार्मोन का सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे तो जीएनआरएच रिलीज हुआ, एंटेरियर पिट्यूटरी से बाइंड हुआ, एंटेरियर पिट्यूटरी एलएच एवं एफएसएच नाम का हार्मोन बनाएगा। अगर एलएच एवं एफएसएच हार्मोन का काम मेल में देखेंगे, मेल का टेस्टिस में देखेंगे तो ये क्या करता है? मेल अभी हम लोग आगे देखेंगे कि मेल का टेस्टिस में एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। तो 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का स्पेस को कहते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस, और उस इंटरस्टेशियल स्पेस में जो सेल्स होता है उस सेल्स को कहते हैं इंटरस्टेशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में इनर लाइन में जो सेल्स होता है वो 2 प्रकार का सेल होता है। एक होता है मेल जर्म सेल, एक होता है सर्टोली सेल। तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जीएनआरएच नाम का हार्मोन का प्रभाव से एंटेरियर पिट्यूटरी से एलएच एवं एफएसएच नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ये एफएसएच नाम का हार्मोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सर्टोली कोशिका से बाइंड करेगा और सर्टोली कोशिका स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर एवं इनहिबिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। ठीक, उसी प्रकार एलएच नाम का हार्मोन इंटरस्टेशियल सेल या लीडिंग सेल से बाइंड करेगा एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होगा। ये हो गया एलएच एवं एफएसएच का टेस्टिस में वर्क। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ठीक, उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे एलएच एवं एफएसएच किस प्रकार ओवरी में अपना फंक्शन दिखाता है और ओवरी से हार्मोन प्रोड्यूस होने में कैसे अपना रोल प्ले करता है। जब एज आती है 12 से 13 साल के एज आती है तो फीमेल का केस में
हाइपोथैलेमस से फिर हार्मोन रिलीज होगा GnRH, वो GnRH नाम का हार्मोन फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से बाइंड होगा और एंटीरियर पिट्यूटरी LH एवं FSH नाम का हार्मोन फिर से सेक्रेट करेगा। LH और FSH नाम का हार्मोन सेक्रेट करेगा ओवरी, और ये LH और FSH जाकर बाइंड कहाँ करेगा, ओवरी में बाइंड करेगा और ओवरी के सेल्स अपना हार्मोन निकालेंगे। तो ओवरी के अंदर में जो होता है ना, अभी हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, ओवरी के अंदर फॉलिक्यूल्स होता है। ओवरी के अंदर फॉलिक्यूल होता है, वो फॉलिक्यूल्स को कहते हैं प्राइमर्डियल फॉलिक्यूल, प्राइमरी फॉलिक्यूल, सेकेंडरी फॉलिक्यूल, टर्शियरी फॉलिक्यूल एवं ग्राफियन फॉलिक्यूल। उन फॉलिक्यूल्स को ग्रोथ करने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो कौन सा जिम्मेदार होता है, FSH जिम्मेदार होता है। और ग्राफियन फॉलिक्यूल जब टूट जाता है, जब ग्राफियन फॉलिक्यूल का टूटने से ओवम रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिक्यूल के टूटने से ओवम रिलीज होने को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन प्रोसेस करता है, उस ओव्यूलेशन प्रोसेस के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है, LH नाम का हार्मोन जिम्मेदार होता है। और ग्राफियन फॉलिक्यूल जो ब्रेक होके जो ओव्यूलेशन होता है और ग्राफियन फॉलिक्यूल का टूटा हुआ भाग जो बचता है उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और उस कॉर्पस ल्यूटियम को 14 देर तक मेंटेन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, LH नाम का हार्मोन। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि LH एवं FSH नाम का हार्मोन गोनैड्स मींस टेस्टिस में कैसे अपना रोल प्ले करता है एवं ओवरी में कैसे अपना रोल प्ले करता है। आगे हम लोग इसको फिगर के द्वारा देखेंगे। हम लोग देखेंगे किस प्रकार टेस्टिस के ऊपर हाइपोथैलेमस एवं पिट्यूटरी ग्लैंड का इफेक्ट होता है। तो हम लोग पहले जान पढ़ चुके थे कि एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 मैक्सिमम 3 हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है। तो दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस होगा उस स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरस्टेशियल स्पेस कहेंगे। दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का बीच का स्पेस को इंटरस्टेशियल स्पेस कहेंगे। और इस इंटरस्टेशियल स्पेस में जो सेल्स होगा, इसको क्या कहेंगे, इंटरस्टेशियल सेल्स कहेंगे या लीडिंग सेल्स कहेंगे। यही लीडिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन के लिए। कैसे होगा अभी देखेंगे, ठीक। तो अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अगर हम लोग अंदर में देखते हैं तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर में 2 प्रकार का सेल्स होता है। एक होता है मेल जर्म सेल, एक होता है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल रिस्पॉन्सिबल होगा स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए और सर्टोली सेल रिस्पॉन्सिबल होगा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर मतलब शुक्राणु परिपक्वन कारक, इसका हिंदी होगा, और इनहिबिन नाम का हार्मोन का प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सर्टोली सेल होगा। तो किस प्रकार सर्टोली सेल एवं किस प्रकार लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा और किस प्रकार सर्टोली सेल इनहिबिन नाम का हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा, अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं जैसे ही मेल में एज आएगा एडोलेस्केंस वाली एज आएगी, मीन्स किशोरावस्था वाली एज आएगी, तो उस एज में मेल का हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा GnRH नाम का हार्मोन, मीन्स गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह GnRH नाम का हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से बाइंड होगा और एंटीरियर पिट्यूटरी LH एवं FSH नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। अब ये FSH नाम का हार्मोन ब्लड के थ्रू, क्योंकि हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेगा, तो ये FSH नाम का हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हुए जाएगा टेस्टिस के पास जाएगा और टेस्टिस के सर्टोली सेल से बाइंड करेगा। तब जाकर सर्टोली सेल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर एवं इनहिबिन नाम का हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा। तो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहता है शुक्राणु परिपक्वन कारक, ये क्या करता है, शुक्राणु जो बनेगा टेस्टिस में उसको न्यूट्रिएंट्स देने का काम कौन करेगा, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर करेगा। और इनहिबिन नाम का हार्मोन क्या करेगा, जब FSH का सेक्रेशन अत्यधिक हो जाएगा, एक्सेसिव लेवल का हो जाएगा, तो ये इनहिबिन नाम का हार्मोन FSH का सेक्रेशन को डाउन करेगा कि अब स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को बनाने की जरूरत नहीं है, अब FSH नाम का हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाओ। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इनहिबिन नाम का हार्मोन, ठीक। उसी प्रकार एंटीरियर पिट्यूटरी से दूसरी हार्मोन कौन निकलेगी, LH नाम का हार्मोन। ये LH नाम का हार्मोन ब्लड का थ्रू ट्रेवल होते हुए टेस्टिस में आएंगे और टेस्टिस के इंटरस्टेशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स से बाइंड करेगी। ये लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होगी। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करेगा। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल का ऑल कैरेक्टर, जितना भी एग्रेसिवनेस हुआ या दाढ़ी हुआ, बाल हुआ और बॉडी बिल्डिंग हुआ, जितना भी मेल का प्रॉपर्टी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
तो हम लोग जान गए कि GnRH और LH एवं FSH का किस प्रकार रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल है। मीन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर एवं इनहिबिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा एंटीरियर पिट्यूटरी होगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से यह हार्मोन निकले, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? GnRH नाम का हार्मोन होगा। अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार हाइपोथैलेमस एवं पिट्यूटरी ग्लैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उनका हार्मोन मीन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन के लिए किस प्रकार रिस्पॉन्सिबल होता है। जो फीमेल का जो फीमेल कैरेक्टर डिसाइड करता है उस हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन, और फीमेल में जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन किस प्रकार हाइपोथैलेमस एवं पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि मेल का केस में स्पर्म का प्रोडक्शन 12 से 14 साल के एज में स्टार्ट होती है। मीन्स मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस 12 से 14 साल के एज में स्टार्ट हो गए, लेकिन फीमेल के केस में प्रोडक्शन ऑफ ओवम को oogenesis कहेंगे। फीमेल में oogenesis की प्रोसेस जन्म से पहले स्टार्ट हो जाती है। फीमेल में oogenesis के प्रोसेस मीन्स ओवम का प्रोडक्शन का प्रोसेस जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरफ से फंक्शनल कब होती है? जब एज आती है 12 से 14 साल की एज। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि GnRH एवं LH एवं FSH किस प्रकार फीमेल में अपना रोल प्ले करती है। जब एज आती है 12 से 14 साल के एज, तो फीमेल में जो हार्मोन निकलती है हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलेगी GnRH नाम का हार्मोन, गोनोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर वो बाइंड करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी से बाइंड करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर अपना हार्मोन LH एवं FSH रिलीज करेगी। एंटीरियर पिट्यूटरी LH एवं FSH रिलीज करेगी। ये LH एवं FSH दोनों वर्क जो करेगी फीमेल का ओवरी में वर्क करेगी। फीमेल का ओवरी जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है वो होता है ओवरी, और ओवरी जो होता है इसमें फीमेल सेक्स हार्मोन का भी प्रोडक्शन होता है। तो LH एवं FSH रिस्पॉन्सिबल होगा फीमेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन के लिए, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन के लिए। तो हम लोग देखेंगे जो फीमेल का अगर एक ओवरी का हम लोग फिगर बना के जब देखते हैं तो ओवरी के अंदर में जो होता है फॉलिकल्स होता है। ये फॉलिकल्स ओवरी में जब पुबर्टी वाली एज आती है 12 से 14 साल वाली एज आती है, इस ओवरी में जो फॉलिकल्स होती है 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स होती है। 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स होती है। तो जो फॉलिकल्स होती है ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, मतलब ये फॉलिकल ग्रोथ करती है। ये फॉलिकल ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन क्या होगा? हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा। किस प्रकार रिस्पॉन्सिबल होगा अभी हम लोग देखेंगे। तो जब एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH नाम का हार्मोन निकलेगा, ये FSH नाम का हार्मोन ओवरी के प्राइमरी फॉलिकल से बाइंड होगा, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल से कन्वर्ट होगा टर्शियरी फॉलिकल में, टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा ग्राफियन फॉलिकल से। मींस ये जो डेवलप कर रहा है ना फॉलिकल, इस फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? FSH नाम का हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा। ये FSH नाम का हार्मोन ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट करेगा, और डेवलप कर रहा फॉलिकल जो एक हार्मोन निकालेगा उस हार्मोन को क्या कहेंगे? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन कहेंगे। डेवलप कर रहा फॉलिकल जो हार्मोन निकालेगा उसको क्या कहेंगे? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन कहेंगे। ये एस्ट्रोजन नाम का मेल फीमेल सेक्स हार्मोन होगा। फीमेल में जितना भी सेक्सुअल कैरेक्टर हुआ, जितना भी रिप्रोडक्टिव साइकिल हुआ, उसको डिसाइड करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। जिस प्रकार मेल में रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसी तरह फीमेल में मेल सेक्स हार्मोन कौन होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो निकलेगा उनको कौन निकालेगा? ग्रोथ कर रहा फॉलिकल। अब फॉलिकल ग्रोथ कैसे करेगा? FSH के प्रभाव से। ये FSH कैसे निकलेगा? GnRH के प्रभाव से, मीन्स हाइपोथैलेमस के प्रभाव से। ठीक, अब क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 28 दिन होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 दिन जो होता है, 28 दिन में 1 से लेकर 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 दिन में 1 से लेकर 5 दिन तक क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 दिन में रिपीट होता है। नॉर्मल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 दिन होता है, 28 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 28 दिन होगा उसमें 1 से लेकर 5 दिन होगा, जो 1 से लेकर 5 दिन ब्लीडिंग फेज होगा। ब्लीडिंग मीन्स मेंस्ट्रुएशन होगा, ब्लीडिंग होगा, वेजिना का ब्लीडिंग बाहर जाएगा। और उसके बाद 6 से लेकर 13 जो डे होगा, 6 से लेकर 13वां दिन तक जो होगा ये फॉलिकल ग्रोथ करेगा। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ये 6 से लेकर 13 दिन तक ग्रोथ करेगा। किनके इफेक्ट से ग्रोथ करेगा? FSH के इफेक्ट से। ये ग्रोथ कर रहा फॉलिकल कौन सा हार्मोन निकालेगा? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकालेगा। ग्रोथ कर रहा फॉलिकल कौन सा हार्मोन निकालेगा? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकालेगा। जैसे 13 दिन होगा, जैसे 6 से लेकर 13 दिन होगा, जब 14वां दिन आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन
ये LH नाम का हार्मोन पहले नॉर्मल मात्रा में निकल रहा था। जैसे 14वां दिन आएगा LH नाम का हार्मोन का लेवल अत्यधिक बढ़ जाएगा, तो इसको कहते हैं LH नाम का हार्मोन का 14वां मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन में LH नाम का हार्मोन का सेक्रेशन अत्यधिक हो जाने कहते हैं LH सर्ज। ये LH सर्ज होने की वजह से जो ग्राफियन फॉलिक्यूल टूट जाएगा। LH सर्ज होने की वजह से ये ग्राफियन फॉलिक्यूल टूट जाएगा। जब ग्राफियन फॉलिक्यूल टूट जाएगा तो ग्राफियन फॉलिक्यूल के अंदर में जो होता है ना फीमेल गैमेट ओवम होता है और वो ओवम रिलीज होगा। फीमेल ग्राफियन फॉलिक्यूल का टूटकर फीमेल गैमेट ओवम को रिलीज होने को क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन कहेंगे। मींस ओव्यूलेशन के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार हुआ? LH नाम का हार्मोन जिम्मेदार हुआ। LH हार्मोन के बिना ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक। और फॉलिक्यूल को डेवलपमेंट करने का काम कौन करेगा? FSH नाम का हार्मोन फॉलिक्यूल को डेवलप करेगा और ये ग्रोथ कर रहा फॉलिक्यूल कौन सा हार्मोन निकालेगा? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकालेगा। इतना समझ गए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 दिन में 1 से लेकर 5 दिन में ब्लीडिंग होगा, 6 से लेकर 13 दिन में फॉलिक्यूल का ग्रोथ होगा। ग्रोथ कर रहा फॉलिक्यूल एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनाएगा। 14th डे जो होता है उसको कहते हैं ओव्यूलेटरी। ये 14th डे क्योंकि ग्राफियन फॉलिक्यूल टूट के ओवम रिलीज होता है, मतलब ओव्यूलेशन होता है। इसको कराने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? LH नाम का हार्मोन होगा। तो 14th डे को कहते हैं ओव्यूलेटरी डेट, ओव्यूलेशन डेट कहेंगे। अब देखिए, अब ग्राफियन फॉलिक्यूल जो टूट गया ना, ग्राफियन फॉलिक्यूल का टूटा हुआ भाग, ग्राफियन फॉलिक्यूल का टूटा हुआ भाग जो कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा। ग्राफियन फॉलिक्यूल का टूटा हुआ भाग कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा। ये LH नाम का हार्मोन 14 दिन तक जिंदा रहेगा। कितना दिन तक? 14 दिन तक। अब तो मींस ये 14 दिन तक ये LH नाम का हार्मोन इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा। क्या करके रखेगा? मेंटेन करके रखेगा। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन निकालेगा, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा। ओव्यूलेशन से पहले सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा था। ओव्यूलेशन से पहले सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा था। ओव्यूलेशन के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन एवं प्रोजेस्टेरोन दोनों निकल रहा है। इस एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन को निकालने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? कॉर्पस ल्यूटियम जिम्मेदार होगा। और इस कॉर्पस ल्यूटियम को 14 दिन तक जो मेंटेन करके रखेगा, कौन रखेगा? LH नाम का हार्मोन मेंटेन करके रखेगा। 14 दिन के बाद LH नाम का हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा। LH नाम का हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट करके कॉर्पस अल्बेकस और खत्म हो जाएगा। मींस ओवरी में ही धस जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम का रिमेनिंग पार्ट धस जाएगा। तो इस प्रकार मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 दिन में 1 से लेकर 5 दिन ब्लीडिंग होगा, 6 से लेकर 13 दिन फॉलिक्यूल का ग्रोथ होगा, जिसके लिए जिम्मेदार होगा FSH नाम का हार्मोन। उसके बाद 14वां दिन LH सर्ज होने की वजह से ओव्यूलेशन होगा। और LH नाम का हार्मोन 14 दिन तक किसको जिंदा रखता है? कॉर्पस ल्यूटियम को जिंदा रखता है। 14 दिन के बाद अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा, अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ तो 14 दिन के बाद ये LH नाम का हार्मोन काम करना बंद कर देगा और कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम को टूटा हुआ कॉर्पस अल्बेकस बनाएगा। इस प्रकार कुल मिला के 28 दिन पूरा हो जाएगा। 28 दिन जैसे ही पूरा हुआ, फिर 1 से लेकर 5 दिन तक क्या होगा? फिर ब्रीडिंग होगा। फिर ये प्रोसेस प्राइमरी फॉलिक्यूल सेकेंडरी फॉलिक्यूल का ग्रोथ होता रहेगा। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा ही होता है। पहले फॉलिक्यूल का ग्रोथ होता है, तब ओव्यूलेशन होता है, कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन तक जिंदा रहता है। कॉर्पस ल्यूटियम जब 14 दिन तक जिंदा रहेगा, जिंदा रखने के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार होगा? LH नाम का हार्मोन जिम्मेदार होगा। 14 दिन के बाद LH का सोर्स खत्म हो जाएगा, LH नहीं निकलेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही खत्म हुआ, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इंडोमेट्री कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही रिस्पांसिबल होता है यूट्रस का इनर लेयर इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करने के लिए। यूट्रस का इनर लेयर इंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करने के लिए। जब कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन खत्म हो जाएगा, इंडोमेट्रियम में जितना भी ब्लड वेसल डिपॉजिट हुआ था वो ब्लड वेसल टूट के ब्लीडिंग के रूप में बॉडी से बाहर हो जाएगा, मतलब। और वो ब्लीडिंग 1 से लेकर 5 दिन तक होगा। इस प्रकार हमने देखा कि हाइपोथैलेमस एवं पिट्यूटरी ग्लैंड किस प्रकार एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोडक्शन के लिए एवं कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए और मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम लोग देखेंगे कि एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन के वजह से यूट्रस में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट आता है। अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार ओवरी से निकलने वाला एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल में किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, फीमेल का यूट्रस में किस प्रकार से चेंजेस करता है। जो फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे का होता है, उसके लिए जो रिस्पांसिबल होगा टेस्ट एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिस्पांसिबल होगा फीमेल का यूट्रस में चेंजेस करने के लिए। ठीक, तो हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल से के डेथ से रिलेट करके हम लोग यूट्रस में होने वाले चेंजेस को पढ़ेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में नॉर्मली होती है
28 डे की होती है। 28 दिन में 1 से लेकर 5 दिन जो होगा, 1 से लेकर 5 दिन जो होगा, ये जो यूट्रस का जो लेयर होता है, बाहर का लेयर को कहते हैं पेरीमेट्रियम, बीच का लेयर को कहते हैं मायोमेट्रियम और सबसे अंदर का लेयर को कहते हैं इंडोमेट्रियम। तो 1 से लेकर 5 दिन जो ये इंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स डिपोजिट हुआ रहता है, ये इंडोमेट्रियम का ब्लड वेसल टूट के वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, तो बाहर आता है जिसको कहते हैं ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन। ये कितने दिन तक चलता है? 1 से लेकर 5 दिन तक चलता है। 28 दिन में 1 से लेकर 5 दिन जो होता है, ये क्या होती है? ब्लीडिंग फेज होती है, मीन्स इसमें मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 6 से लेकर 13 दिन तक। 6 से लेकर 13 दिन तक 6 से लेकर 13 दिन तक मतलब ब्लीडिंग फेज हो गया, एंडोमेट्रियम हरे सभी एंडोमेट्रियम टूट के वेजाइना का थ्रू बाहर चले गया। अब क्या होगा? अब फिर से हाइपोथैलेमस से निकलेगा GnRH नाम का हार्मोन, फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा LH नाम का हार्मोन, FSH ज्यादा निकलेगा। ये FSH क्या करेगा? ये FSH फिर फॉलिकल को ग्रोथ करेगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल ग्रोथ करेगा। और ये ग्रोथ कर रहा फॉलिकल कौन सा हार्मोन निकालेगा? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकालेगा। ये ग्रोथ कर रहा फॉलिकल कौन सा हार्मोन निकालेगा? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकालेगा। मतलब ये एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? ये एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन फीमेल का सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, साथ साथ यूट्रस में होने वाला यूट्रस में ब्लड वेसल्स को डिपोजिट करेगा, यूट्रस में ब्लड वेसल्स को डिपोजिट करेगा। मींस 6 से लेकर 13 दिन जिसको कहता है फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकल ग्रोथ कर रहा होता है। ये ग्रोथ कर रहा फॉलिकल जो हार्मोन निकालेगा एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन का इफेक्ट से इंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स का लेयर बनेगा, इंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स का लेयर बनेगा। जैसे 14th डे आएगा, उसमें LH का लेवल अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिसको कहते हैं LH सर्ज। ये LH सर्ज हो जाने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल टूटकर ओवम बाहर निकल जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल टूटकर ओवम बाहर निकलने कहेंगे ओव्यूलेशन, मींस ओवरी से ओवम निकलकर कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। और ये जिंदा रहेगा 24 आवर तक। कितना आवर तक जिंदा रहेगा? 24 घंटे तक यहाँ जिंदा रहेगा। तो 14th डे LH सर्ज होने की वजह से ओव्यूलेशन हो गया। 14th डे LH सर्ज होने की वजह से ओव्यूलेशन होगा तो ग्राफियन फॉलिकल का टूटा हुआ भाग को क्या कहेंगे? ग्राफियन फॉलिकल का टूटा हुआ भाग जो कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा वर्क करने वाला कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम को इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा इसलिए कहता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम भी फर्दर हार्मोन निकालेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो अभी हम लोग देखें कि ग्रोथ कर रहा फॉलिकल जो एस्ट्रोजन हार्मोन बना रहा था, इस एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से इंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स का डिपोजिशन हो रहा था, ब्लड वेसल्स का डिपोजिशन हो रहा था। वो कब तक चला? 6 से लेकर 13 दिन तक चला। ओवुलेटरी फेज में क्या हुआ? ओवुलेशन हुआ। ओवुलेटरी फेज में ओवुलेशन हुआ। अब हम लोग देखेंगे ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कब से कब तक चलेगा? 14 तारीख से लेकर 28 तारीख तक क्या चलेगा? ल्यूटियल फेज चलेगा। मींस ये कॉर्पस ल्यूटियम हम बताए थे 14 दिन तक जिंदा रहेगा, और इस कॉर्पस ल्यूटियम को जिंदा रखने के लिए जिम्मेदार होगा 14 दिन तक कौन सा हार्मोन? LH हार्मोन। ठीक से LH नाम का हार्मोन 14 दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम को जिंदा रखेगा, ये फिक्स है। मतलब ल्यूटियल फेज जो होता है ना, ल्यूटियल फेज 14 दिन का जो होता है, ये फिक्स होता है। लेकिन ये जो होता है ना फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज फिक्स नहीं होता। क्यों? मान लीजिए कोई ऐसा इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से FSH नाम का हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ गया तो 6 से लेकर 13 दिन के अंदर 5वें दिन में ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। 5वें दिन में ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा तो 5वें दिन में ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा तो फॉलिकुलर फेज 5 दिन का होगी। 14 दिन ओवुलेशन होगा, 7वें दिन अगर LH निकल के 7वें दिन, तो 7वां दिन क्या होगा? ओवुलेशन हो गया। लेकिन ल्यूटियल फेज 14 दिन का फिक्स रहेगा। हर हाल पर ल्यूटियल फेज चेंज नहीं होगा, 14 दिन का फिक्स रहता है। समझ गए? अब ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम जो रिलीज करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन। ओवुलेशन से पहले कौन डोमिनेंट था? ओवुलेशन से पहले डोमिनेंट था एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। ओवुलेशन के बाद कौन डोमिनेंट होगा? प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन। एस्ट्रोजन तो उतना ही रहेगा, लेकिन डोमिनेंट अब क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन पहले यहाँ ब्लड वेसल्स का थिकनिंग किया था, अब प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? और ब्लड वेसल्स को थिकनिंग करेगा और फर्दर यहाँ ग्लैंड के जैसा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बना देगा, ताकि यहाँ एम्ब्रियो 9th मंथ तक सर्वाइव कर सके। प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट से प्रोजेस्टेरोन यहाँ इंडोमेट्रियम को फर्दर थिकनिंग कर देगा, फर्दर थिकनेस इंडोमेट्रियम और ठीक हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये प्रोजेस्टेरोन का इंपॉर्टेंस क्या है? ये प्रोजेस्टेरोन का इंपॉर्टेंस है ये इंडोमेट्रियम को फर्दर थिकनिंग करना, साथ साथ इंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना। इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम, टूट के गिर ना जाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होगा। अब चूंकि ल्यूटियल फेज 14 दिन का फिक्स होता है, 14 दिन के बाद LH नाम का हार्मोन घट जाएगा, खत्म होगा, तो ल्यूटियल फेज खत्म हो गया।
जब लुटियल फेज खत्म हो गया, LH नाम का हार्मोन नहीं बनेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा नहीं रहेगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा नहीं रहेगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कोई सोर्स बचेगा नहीं। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटेगा तो इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब इंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगा, अब इंडोमेट्रियम टूट के गिरेगा, इंडोमेट्रियम टूट के गिरेगा, फिर 1 से लेकर 5 दिन तक क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। फिर 1 से लेकर 5 दिन तक क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। और ये साइकिल नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये साइकिल चलती रहेगी, फीमेल में चलती रहेगी, ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। लेकिन जब कभी ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब कभी ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओवम जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब ओवम से जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से होल फ्यूटस का निर्माण करना और उस फ्यूटस को 9th मंथ तक यहाँ होल्ड करके रखना। अब फिर ये बात आती है 14 दिन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाने के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंडोमेट्रियम को जो बना कर रख रहा था अब नहीं रखेगा, इंडोमेट्रियम टूट के गिर जाएगा। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा, तो उस कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करेगा? काहे कि प्रोजेस्टेरोन तो चाहिए इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। उस केस पर क्या होता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतरोपण। मीन्स एम्ब्रियो जो यूट्रस को वहाँ पर इम्बेडेड हो जाएगा, धंस जाएगा। तो जैसे फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के अंदर ही ये जाइगोट एक रिलीज कर बना लेगा एक क्रोनिक विलाई नाम का स्ट्रक्चर, क्रोनिक विलाई नाम का स्ट्रक्चर। ये क्रोनिक विलाई एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको कहेंगे HCG नाम का हार्मोन। ये क्रोनिक विलाई हार्मोन रिलीज करेगा, उस हार्मोन को क्या कहेंगे, HCG नाम का हार्मोन। देखिए 14वां दिन ओव्यूलेशन होगा, अभी कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन तक जिंदा रहेगा ना, तो 14 लुटियल फेज का 7वां दिन ही क्या बन गया, क्रोनिक विलाई बन गया। क्रोनिक विलाई अब क्या निकालेगा, HCG नाम का हार्मोन निकालेगा। तो क्रोनिक विलाई HCG नाम का हार्मोन निकालेगा। ये HCG हार्मोन LH तो 14 दिन तक ही जिंदा रहेगा ना। ये HCG नाम का हार्मोन LH का भाई के जैसा काम करता है। मीन्स जो काम LH अधूरा छोड़ गया था कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेन करने के लिए, अब वो काम वो कौन संभाल लेगा, HCG नाम का हार्मोन संभाल लेगा। ये HCG नाम का हार्मोन अब कॉर्पस ल्यूटियम को 14 वीक तक जिंदा रखेगा, 14 वीक तक जिंदा रखेगा। मीन्स अब ये कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो निकालेगा, इसको जिंदा रखने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, HCG नाम का हार्मोन जिम्मेदार होगा। इसीलिए अब हम लोग देखेंगे HCG का जो मेन रोल होता है क्या होता है। HCG का फुल नाम होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन ये किसके जैसा वर्क करता है, LH के जैसा वर्क करता है। LH का भाई के जैसा वर्क करता है। कौन, HCG नाम का हार्मोन LH का भाई के जैसा काम करेगा। मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम को 14 वीक तक मेंटेन करके रखेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को 14 वीक तक मेंटेन करके रखेगा। अब देखिए क्या होगा, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए HCG नाम का हार्मोन आ जाएगी, तो क्या इंडोमेट्रियम टूट के गिरेगी, नहीं गिरेगी। क्यों, क्योंकि इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन जिंदा है, 14 वीक तक जिंदा रहेगा कॉर्पस ल्यूटियम। 14 वीक तक इस कॉर्पस ल्यूटियम का 14 वीक तक जरूरी है। अगर 14 वीक से पहले कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होगी तो ओव्यूलस तो क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, इंडोमेट्रियम टूट के बाहर हो जाएगा। अब क्या फीमेल का, जब किसी फीमेल का ब्लीडिंग फेज अपसेंट हो जाता है, किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब किसी फीमेल का ब्लीडिंग फेज अपसेंट हो जाता है, जब ब्लीडिंग फेज अपसेंट हो जाएगा तो उस कंडीशन में फीमेल को शक हो जाता है कहीं उसका ओवम फर्टिलाइज ना हो गया हो, कहीं वो प्रेगनेंसी कंसीव ना कर चुका। उस कंडीशन में वो एक किट लेती है जिसको कहता है प्रेगानियम। उस किट में अपना यूरिन को डालती है, यूरिन में HCG नाम का हार्मोन अगर रहा है तो मीन्स ये इंडिकेशन है फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है। यूरिन में अगर HCG नाम का हार्मोन रहा, प्रेगानियम में रेड कलर आएगा और मीन्स फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है और उसके लिए गुड न्यूज होगा। ठीक, तो प्रेगनेंसी चेकअप में हम लोग कौन सा हार्मोन को पता करता है, HCG नाम का हार्मोन। कौन सा हार्मोन, HCG नाम का। हम लोग देख लिए ब्लीडिंग फेज 1 से लेकर 5 दिन, फॉलिकुलर फेज 6 से लेकर 13 दिन। फॉलिकुलर फेज जिम्मेदार होगा एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन को सिंथेसिस के लिए। ओव्यूलेटरी फेज 14वां दिन, लुटियल फेज 14 से 28 दिन फिक्स रहेगा।
14 से 28 दिन फिक्स रहेगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रोपोर्शनल को मेंटेन करने का कौन करेगा, एससीजी नाम का हार्मोन।